हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप के सारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल सफलता एजुकेशन अड्डा में। डियर फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में जो क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप देख पा रहे होंगे कि ये सारे क्वेश्चंस कई बार कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों की हड्डी होती है, पक्षियों की जो हड्डी होती है वो कैसी होती है। आपको बताना है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि वलित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन है आपका, मधुमक्खी और कीड़ी किस वर्ग से संबंधित है। देखिए, मधुमक्खी और कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो किस वर्ग से संबंधित है, तो आपको बताना है। आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन ई यानी कि कीट से संबंधित है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई। कभी कभी ऐसे नॉर्मली भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है। देखिए, रक्त में जो प्रतिस्कंदक पदार्थ होता है वो कौन सा है, ऑप्शन ए यानी कि हिपैरिन। देखिए, हिपैरिन की अगर हम बात करें तो हिपैरिन जो होता है वो रक्त स्कंदक पदार्थ होता है। हिपैरिन, अगर आपके बॉडी में हिपैरिन की मात्रा ज़्यादा होती है या कमी होती है, ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अब यहाँ पर जो पूछा है कि रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है, तो स्कंदक मतलब क्या, रोकना है ना, जो ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए। हिपैरिन को अगर जब कभी आपके बॉडी में हिपैरिन की कमी होती है तो डॉक्टर हमें जो हिपैरिन देते हैं वो कहाँ से लेते हैं, तो आपको बताना है कि जोक के लीच से। ठीक है, मतलब कि जोक के स्लाइवा से। ठीक है, यानी कि लीच के स्लाइवा से हमें हिपैरिन प्राप्त होता है। ओके, उसी से मतलब बनता है मेडिसिन वगैरह। थ्रोम्बिन की बात करते हैं तो थ्रोम्बिन जो होता है और ग्लोबिन दोनों प्रकार के अलग अलग प्रोटीन होते हैं। यहाँ पे ग्लोबिन दिया हुआ है, थ्रोम्बिन भी दिया हुआ है। थ्रोम्बिन ग्लोबिन दोनों एक प्रोटीन होते हैं, लेकिन दोनों डिफरेंट प्रोटीन होते हैं। ठीक है, लेकिन ये दोनों रक्त में ही मौजूद प्रोटीन होते हैं। थ्रोम्बिन एक एंजाइम है जो रक्त की थक्का बनने में मदद करता है। ग्लोबिन की बात करें तो ग्लोबिन रक्त में पाए जाने वाले एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन का एक हिस्सा होता है और ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह के जीव को डूबने से हुई मृत्यु को पता लगाने के महत्व है। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, अगर कोई जीव डूब गया है तो डूब कर उसकी मृत्यु होती है तो उसको पता लगाए कि कैसे मृत्यु हुई है उस ठीक है, बात को समझ रहे हो। यहाँ पे क्या कह रहा है, किस समूह के जीव को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है, तो आपको बताना डाइटम। ठीक है, राइट आंसर आपका जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर बात करते हैं हम साइनोबैक्टीरिया की, तो साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो नीले हरे शैवाल होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है, और लाइकेन की बात करते हैं। देखिए, लाइकेन जो होता है, लाइकेन एक सहजीवी संबंध है जिसमें कवक और शैवाल और साइनोबैक्टीरिया साथ साथ रहते हैं। लाइकेन का उपयोग हम प्राकृतिक संकेत के रूप में भी करते हैं। लाइकेन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, श्वीडनर ने की थी। लाइकेन का अध्ययन हम कहाँ पे करते हैं, तो आपको बताना है लाइकेन का जो अध्ययन किया जाता है वो लाइकेनोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र कहलाता है, तो स्पंज के सिरे पर जो स्थित बड़ा छिद्र होता है वो क्या कहलाता है, ऑस्कुलम कहलाता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है। देखिए, मधुमक्खी के पालन को हम क्या कहते हैं, आपको बताना है एपी कल्चर कहा जाता है। तो सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, हार्टिकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं, सेरीकल्चर में हम रेशम कीट के पालन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। पीसीकल्चर में हम लोग मछली के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और हार्टिकल्चर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर हम बागवानी यानी कि फल, सब्जी, फूल, सजावट, पौधे, ठीक है, अन्य कृषि फसलों का अध्ययन कहाँ पे करते हैं, हार्टिकल्चर में करते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा आप लोग, सेरीकल्चर रेशम कीट, पीसीकल्चर मछली पालन, हार्टिकल्चर बागवानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। श्वसन की क्रिया किसमें संपन्न होती है, तो ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है क्योंकि इसमें क्या होता है भाई, एटीपी होता है जिसका फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कई नामों से जानते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें
तो इसे बायोप्लास्ट भी कहा जाता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को। और बायोप्लास्ट किसने कहा था? तो अल्टमान ने। इसका पूरा नाम रिचर्ड अल्टमान है, जिन्होंने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया था, किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को। वहीं पर माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया था? कार्ल बिंडा, यानी कि सी बिंडा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो थे, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, ये बात सी बिंडा ने बताई थी। नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, यानी कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन डी डुवे ने 1955 में की थी। राइबोसोम की बात करें तो जॉर्ज एमिल पैलाडे ने, शॉर्ट में अब केवल पैलाडे भी लिख सकते हैं, बता सकते हैं, पैलाडे ने की थी 1953 में। हरित लवक की बात करें तो हरित लवक यानी कि इंग्लिश में इसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, इसकी खोज किसने की थी? तो हुगो वॉन मो ने 1837 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो कितनी होती है? 4% होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? देखिए, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो आपको बताना है पार्विक अम्ल का संश्लेषण होता है क्रेब्स चक्र में, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए है। देखिए, फ्यूमेरिक अम्ल की बात यहाँ पे करें तो फ्यूमेरिक अम्ल क्या होता है? फ्यूमेरिक अम्ल एक कार्बनिक अम्ल है, कार्बनिक अम्ल होता है जो बोलेट मशरूम और आइसलैंड मास्क में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, ठीक है, फ्यूमेरिक अम्ल याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका है, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा होता है? देखिए, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ की हम बात करें तो ऑप्शन ए यूरिया। यूरिया जो होता है वो मनुष्य के लिए एक नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होता है। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करते हैं यूरिक अम्ल की, अमोनिया नाइट्रेट की, अमोनिया की, तो देखिए आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगा। सबसे पहले आप लोग यूरिया का सूत्र जान लो। यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2, ठीक है, NH2 का होल ट्वाइस CO। हाँ ठीक है, ठीक है, ये आपका क्या है? यूरिया का सूत्र है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आगे लैक्टिक अम्ल की, तो लैक्टिक अम्ल क्या होता है? ये कार्बनिक अम्ल होता है। ये कब बनता है? कार्बोहाइड्रेट, ये तब बनता है जब कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा के लिए टूटते हैं, तो आपके बॉडी में बनता है लैक्टिक अम्ल। मांसपेशियों की कोशिकाएं और लाल रक्त कोशिकाएं सबसे अधिक लैक्टिक अम्ल से ही बनता है। आपकी जो मसल्स होती है, यानी कि आपकी जो लाल रक्त कोशिकाओं की मसल्स होती है, मांसपेशियों की कोशिकाएं और लाल रक्त की कोशिकाओं जो सबसे अधिक बनता है वो किससे बनता है? लैक्टिक एसिड से बनता है, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग। और जो हमें थकावट होती है किससे होती है? मांसपेशियों से। मांसपेशियों से क्या मतलब होता है कि जब आपके बॉडी में लैक्टिक एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाती है, आपके मसल्स में ज्यादा हो जाती है, तो हमें थकावट बहुत ज्यादा लगती है। तो लैक्टिक एसिड की मात्रा हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं होनी चाहिए। यूरिया के बारे में बात करते हैं तो यूरिया मुख्य रूप से स्तनधारियों और कुछ मछलियों द्वारा उत्सर्जित नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जित पदार्थ होता है। यह प्रोटीन के चयापचय विघटन का एक प्रमुख उत्पाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? देखिए, मानव शरीर में यूरिया का जो निर्माण होता है वो यकृत में होता है। अगर हम यकृत की बात करें तो ये हमारे शरीर की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड में से एक है। सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है? तो आपको बताना है लीवर होती है, ठीक है। और इसका अध्ययन कहाँ पे करते हैं? तो इसका अध्ययन आप लोग क्या बताएंगे? जल्दी से कमेंट करिए कि यकृत का अध्ययन कहाँ पे किया जाता है। सारे स्टूडेंट को इसका आंसर देना है। मैं कई बार बता चुकी हूँ यकृत का अध्ययन कहाँ किया जाता है। हृदय के बारे में बात करें तो देखिए, हृदय जो होते हैं इसके आवरण को, हृदय के चारों ओर के आवरण को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेरिकार्डियम कहा जाता है। जो हृदय के चारों ओर के आवरण को हम पेरिकार्डियम के नाम से जानते हैं। हृदय का अध्ययन कहाँ पे करते हैं? तो आपको बताना है हृदय का जो अध्ययन किया जाता है वो कार्डियोलॉजी में किया जाता है, ठीक है। कहाँ पे बताएंगे? कार्डियोलॉजी में हृदय का अध्ययन किया जाता है। तिल्ली में, यानी कि तिल्ली को बोलते हैं प्लीहा, हमारे शरीर का ब्लड बैंक है। ये हमारे शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि वृक्क में। वृक्क में यानी कि किडनी में, किडनी में जाकर छनती है। किडनी का अध्ययन कहाँ पे करते हैं? आपको बताना है क्या? नेफ्रोलॉजी में किडनी का अध्ययन किया जाता है।
ठीक है, नेफ्रोलॉजी में। और यहाँ पे जो किडनी में जो सेल्स पाई जाती है उस सेल्स का क्या नाम होता है आपको बताना है, नेफ्रॉन सेल्स होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? देखिए, जो मानव मूत्र का पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम के कारण मानव मूत्र का पीला रंग होता है। पित्त कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं तो वह कोलेस्ट्रॉल होता है जो पित्त में पाया जाता है, और पित्त यकृत द्वारा उत्पादित एक तरल होता है जो भोजन के पाचन में मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल की बात की जाए तो कोलेस्ट्रॉल यकृत से संबंधित होता है, पित्त में स्रावित होता है और वसा को पचाने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेफ्रॉन किससे संबंधित है? अभी आपको मैंने बताया ना कि नेफ्रॉन एक सेल्स और वो किसमें पाई जाती है। कितने स्टूडेंट इसका आंसर देंगे किसमें पाई जाती है? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि वृक्क में पाई जाती है। नेक्स्ट है, कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए, कृत्रिम गुर्दा की बात अगर करते हैं तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, यानी कि डायलिसिस। ठीक है, डायलिसिस पर काम करता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? देखिए, मानव शरीर में जो यूरिया की अधिकतम मात्रा होती है तो आपको बता देना है क्या किस में पाई जाती है, ऑप्शन बी, यानी कि मूत्र में। ठीक है, मूत्र में इसकी मात्रा अधिक पाई जाती है। रक्त की देखिए यहाँ पे बात होती है, तो रक्त की बात करोगे आप लोग तो रक्त का जीवन काल कितने दिन का होता है आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर आपका क्वेश्चन कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है, तो आपको बताना 120 दिन का होता है आरबीसी का जीवन काल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मास्ट कोशिका पाई जाती है, देखिए मास्ट कोशिका किसमें पाई जाती है, तो संयोजी ऊतक में। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू में मास्ट कोशिका पाई जाती है। नेक्स्ट है अपोहन। ठीक है, अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है? देखिए, अपोहन का प्रयोग की बात अगर की जाए आपसे तो आपको बताना है वृक्क में, यानी कि राइट आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। फिर से आपको बता रहे हैं कि इसका अध्ययन कहाँ पे करोगे, नेफ्रोलॉजी। सेल्स कौन सी होती है, नेफ्रॉन। ठीक है, वृक्क में सेल नेफ्रॉन, इसका अध्ययन नेफ्रोलॉजी। हृदय का कार्डियोलॉजी, इसके चारों ओर के आवरण को क्या कहते हैं आपको तो आप बताओगे कार्डियोलॉजी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यकृत का अध्ययन कहाँ पे करते हैं ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। मैंने पहले भी पूछा था, फिर से पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, चलिए अब जब फेफड़े के चारों ओर के आवरण को क्या कहते हैं, प्यूरा कहते हैं। नेक्स्ट है, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? देखिए, निषेचन की जो क्रिया होती है वो अंडवाहिनी में होती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए, गर्भाशय में जो शिशु के विकास की जानकारी होता है वो किसके मतलब किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपको बताना है अल्ट्रासाउंड का। जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हो तो आपको पता चलता है कि आपके पेट में जो बच्चे जन्म लेने वाले हैं जो है आपके पेट में, ठीक है, वो कितने मंथ का हो गया, आपका ठीक ठाक है या नहीं है, कैसा है, सारी चीजें कंप्लीट है कि नहीं, उसका हार्ट सर्कुलेशन कैसा है, ठीक है, उसकी गति कैसी हो रही है, उसका वेट कैसा है। ठीक है, ये सारी चीजें किसके द्वारा पता चलती है, अल्ट्रासाउंड के द्वारा पता चलती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं किसके बारे में, गामा क्रीडे के बारे में, तो गामा क्रीडे की जो खोज हुई थी वो किसने किया था, आपको बताना है पॉल विलर्ड ने किया था। 1900 में फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री थे ये पॉल विलर्ड। ठीक है, और उन्होंने रेडियम से निकलने वाले विकिरण का अध्ययन करते समय इन किरणों का पता लगाया था। उसके अलावा रदरफोर्ड ने बाद में इस विकिरण को गामा किरण भी नाम दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? देखिए, स्त्रियों की जो नसबंदी होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, ट्यूबेक्टोमी के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर आपको बताना है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद की पूर्ति की जाती है? देखिए, खाद की पूर्ति की जाती है, आपको बताना है, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी कि बीजांडासन। ठीक है, बीजांडासन राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? अभी मैंने बताया, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी आप लोग बता देंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन गलत दे दिया है, तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? देखिए इसमें से पूछा गया है कि कौन ग्रंथि नहीं है, थायराइड, अग्नाशय, यकृत, जठर। तो सभी को पता होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए, यानी कि जठर। देखिए थायराइड अंतःस्रावी ग्रंथि है, अग्नाशय ये भी आपका अंतःस्रावी ग्रंथि है, और सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय अंतःस्रावी है। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जठर रस की, तो जठर रस की बात जब यहाँ पे की जाती है तो आमाशय में श्रावित होने वाला एक पाचक रस होता है जठर रस, जो भोजन को पचाने में मदद करता है, और ये जठर ग्रंथियों के द्वारा उत्पादित होता है, यानी कि जठर ग्रंथि से जठर रस श्रावित होता है। इसमें जल, बलगम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और आंतरिक कारक होते हैं। अग्नाशय की बात करते हैं तो अग्नाशय में मुख्य रूप से दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक आपका होता है एशिनर कोशिकाएं, एक होता है आइलेट कोशिकाएं, ठीक है। एशिनर कोशिकाएं जो होती है वो पाचक एंजाइम का उत्पादन करती है, और आइलेट कोशिकाएं जो होती है वो हार्मोन्स का उत्पादन करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ कि एशिनर और आइलेट दो प्रकार की कोशिकाएं आपके अग्नाशय में पाई जाती है। आइलेट कोशिकाओं को अलग अलग सेल्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा और पी कोशिकाएं। इसमें 4 टाइप की सेल्स भी पाई जाती है, ठीक है। आगे बढ़े, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? देखिए डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल की बात करें, आपको बताना है वॉटसन एंड क्रिक ने। वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, ठीक है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल कैसा होता है भाई? देखिए सही से बना, ऐसा होता है ना, ये देखो आपको ऐसा बना, ये डबल हेलिक्स मॉडल है, ठीक है, ऐसे। अच्छा चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर हम एंटोनी वॉन लीवेनहॉक की। ये जो लीवेनहॉक थे इन्होंने सूक्ष्म जीव विज्ञान की खोज की थी, जिसमें बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ और शुक्राणु तीनों शामिल हैं। यानी कि शुक्राणु स्पर्म की खोज, प्रोटोजुआ की खोज, बैक्टीरिया की खोज, तीनों की खोज किसने किया था? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। साथ में आरबीसी की भी खोज की थी, ठीक है। अच्छा आगे बढ़े हम लोग, आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? देखिए आरएच फैक्टर का जो सबसे पहले प्रैक्टिकल किया गया था वो बंदर से संबंधित है। यानी कि बंदर पहले क्या होता था, अगर ब्लड ग्रुप की बात हम यहाँ पे करते हैं तो आप सभी को पता है कि ब्लड ग्रुप होता है ए बी और ओ, है ना। ये 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। अब इन चारों ब्लड ग्रुप में पॉजिटिव होते हैं, निगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, निगेटिव होते हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव निगेटिव के बारे में इसे फैक्टर कहा जाता है। तो इसके बारे में किसने मतलब कि सबसे पहले किसमें प्रैक्टिकल हुआ था? तो बंदर में हुआ था, ठीक है। एक्चुअली होता क्या था कि जैसे ए ब्लड ग्रुप वाले बी ब्लड ग्रुप को दे दिए, अब उनका ब्लड जो ए ब्लड ग्रुप वाले का उनका एंटीजन दूसरा है, बी ब्लड ग्रुप का एंटीजन दूसरा है, मैच नहीं खाया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसी को पता लगाने के लिए बंदर में प्रैक्टिकल किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से दृष्टि की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित है? यानी कि ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो भूख लगने, भोजन को दृष्टि की अनुभूति कराने का केंद्र है? तो आपको बताना है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी लगा लीजिए। हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड भी होता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस जो बादाम के आकार का होता है, थैलेमस के नीचे और पिट्यूटरी ग्रंथि के ऊपर स्थित होता है, और ये मस्तिष्क के आधार पर ठीक है, ब्रेन स्टेम के ठीक ऊपर स्थित होता है, ठीक है। अच्छा एक चीज आपको ध्यान देना है, इस डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए इस डायग्राम में देखिए हाइपोथैलेमस यहाँ पे मेंशन है। अच्छा मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको कि भूख लगने, है ना, भूख लगने से क्या तात्पर्य इसका? देखिए आपके बॉडी में जितने भी वर्क हो रहे हैं, भूख लगना, ठीक है, भूख लगना, प्यास लगना, नींद ना आना, हंसना, रोना, इमोशनल फीलिंग्स, केयरिंग, ये सारी चीजों का कंट्रोल किस में होता है? आपके ब्रेन में होता है। तो ब्रेन के कई सारे पार्ट्स हैं, है ना, ब्रेन के कई सारे पार्ट्स हैं, 3 टाइप की ब्रेन होते हैं आपके,
ठीक है। 3 टाइप्स के आपके ब्रेन होते हैं। 3 टाइप्स में जो और उनके जो सब यूनिट्स होते हैं यानी सब पार्ट्स होते हैं, तो सभी के अलग अलग फंक्शन होते हैं। कोई आपके इमोशनल को कंट्रोल करता है, कोई आपकी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो सभी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। उसी तरीके का हाइपोथैलेमस जो होता है, भूख ना लगना, प्यास ना लगना, इन सबको कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। तो ये कभी मत कहना कि मेरा दिल टूट गया है। लोग कहते हैं ना मेरा दिल टूट गया है, मुझे भूख नहीं लग रही है, मुझे प्यास नहीं लग रही है। अरे मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आपका दिल टूट जाएगा तो आप जीवित ही नहीं रहोगे, ठीक है। जीवित ही नहीं रहोगे, आप डेड हो जाओगे। फालतू की बातें होती है, मूवी में देख देख कर रियल लाइफ में भी बना लिए हैं कि यार दिल टूट गया, मैं खाना नहीं खाऊंगा। अरे खाना क्या नहीं खाओगे? आपका हाइपोथैलेमस कह रहा है तभी आप कर सकते हो। आप अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा काम ब्रेन का होता है। बहुत सारी चीजें मैं कभी आपको ब्रेन पे एक वीडियो बनाऊंगी जिसपे आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगी। ये टॉपिक पढ़ने में बच्चों को बहुत मजा आता है, ठीक है। ब्रेन का जो पार्ट होता है उसके बारे में जब आप जानोगे तो कहोगे यार ऐसा भी होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? ठीक है, डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल था वो किसने दिया था? आपको बताना है। वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। अच्छा, डीएनए का हेलिक्स मॉडल कैसा होता है तो आपको बताना है। कुछ इस तरीके से मॉडल आपका बनता है जिसे हम डबल डीएनए का हेलिक्स मॉडल कहते हैं। डीएनए के फुल फॉर्म की बात करें तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। वहीं पर आरएनए के फुल फॉर्म की बात करें तो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। आइए नेक्स्ट पे आते हैं। उससे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना है, देखिए लीवेनहॉक दिए हुए हैं। लीवेनहॉक ने किसकी खोज की थी? तो सूक्ष्म जीव की खोज लीवेनहॉक ने की थी, जिसमें बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और शुक्राणु की भी खोज लीवेनहॉक के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? ऐसे कौन से जंतु हैं जिनसे संबंधित आरएच फैक्टर है? तो देखिए सबसे पहले ब्लड ग्रुप की खोज अब कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। ब्लड ग्रुप की खोज ए, बी और ओ, इनमें तीनों का ग्रुप ए, बी, ओ का कार्ल लैंडस्टीनर ने खोज किया था। अब आपको ही बताया कि ये पॉजिटिव भी होते हैं, निगेटिव भी होते हैं। पहले क्या होता था कि जैसे ए ब्लड ग्रुप वाले बी को दे दिए, बी ब्लड ग्रुप वाले ओ को दे दिए, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी क्योंकि सारे ब्लड ग्रुप सबको नहीं दे सकते हैं। तो इस तरीके से फिर बंदर में एक प्रैक्टिकल किया गया था जो आरएच फैक्टर है, ठीक है। तो आरएच फैक्टर का जो प्रैक्टिकल हुआ था वो बंदर से की द्वारा किया गया था, इसलिए आपको राइट आंसर बताना है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से दृष्टि की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? तो आपको बताना राइट आंसर हाइपोथैलेमस होगा, ठीक है। यानी कि मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने, प्यास लगने, ठीक है। अच्छा देखिए, आप लोग अक्सर देखते हैं दिल टूट गया है भाई, ब्रेकअप कर लिया है ना, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं पानी नहीं पीऊंगा। भाई इससे दिल का कोई कनेक्शन नहीं होता। अगर आपका हार्ट टूट गया है तो आप ऊपर चले जाओगे, ठीक है, आप जीवित ही नहीं रहोगे, इससे दिल का कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सारी कंट्रोलिंग जो होती है वो आपकी ब्रेन की होती है। आपको याद होना चाहिए कि ब्रेन के हमारे कई सारे पार्ट्स होते हैं, तो जो ब्रेन के पार्ट्स होते हैं वो कुछ ना कुछ चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। जैसे भूख लगना, प्यास लगना, इन सब चीज़ों को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। तो उसी तरीके से और भी पार्ट हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं। तो इस आप गलत फैमिली में मत रहिएगा कि भूख ना लगना, प्यास ना लगना यानी कि टेंशन लेना, या फिर आप ये कह सकते हो कि किसी का दिल टूट गया है तो मुझे भूख नहीं लग रही है, मुझे प्यास नहीं लग रही। भाई ये कोई इमोशनल वाला गेम यहाँ पे नहीं खेला जा सकता आपके हार्ट के साथ। अगर आपका हार्ट टूट गया तो आप जीवित नहीं रहोगे, ठीक है, क्योंकि आपका हार्ट ही तो है जो पूरे बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है, ब्लड सर्कुलेशन करता है। तो भाई जब ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, तो कहाँ से जीवित रहोगे, ठीक है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा, हाइपोथैलेमस होता कहाँ पे है? हाइपोथैलेमस जो होता है वो बादाम के आकार का होता है और थैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर स्थित होता है। और मस्तिष्क के आधार की बात करें तो आपका ब्रेन स्टेम के ठीक ऊपर स्थित होता है, जो आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड पूछा गया है, तो हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्लैंड जो होती है उसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। इस ग्रंथि को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं और साथ ही साथ इसे हम और भी नामों से जानते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? प्यूस ग्लैंड, ठीक है। प्यूस ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, तीनों नाम से हम जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। देखिए, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र किसे कहा जाता है? आपको बताना है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि सेरेब्रम को मानव मस्तिष्क के बुद्धि का केंद्र कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरेब्रम किससे संबंधित है। बार बार क्वेश्चन के वर्ड रिपीट हो रहे हैं तो आपको तो इसका आंसर पता ही चल गया होगा कि सेरेब्रम किससे संबंधित है। तो आपको बताना है क्या, ऑप्शन डी यानी कि ब्रेन से संबंधित है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर हम ब्रेन की बात करते हैं तो इसका जो अध्ययन होता है वो कहाँ पे किया जाता है, आपको बताना है न्यूरोलॉजी में हम ब्रेन का अध्ययन करते हैं। और इसमें एक कोशिका पाई जाती है जिस कोशिका का क्या नाम होता है, न्यूरॉन सेल्स होता है। सॉरी, इसका क्या नाम होता है भाई, न्यूरॉन सेल्स होता है। इसको हम न्यूरॉन सेल्स कहते हैं जो आपके ब्रेन में पाई जाती है। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। ओके, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। देखिए मनुष्य के मस्तिष्क का अगर सबसे बड़े भाग की बात करें तो प्रमस्तिष्क होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजना शक्ति होती है। तो पुनर्योजना शक्ति सबसे कम किस में होती है भाई, अब मस्तिष्क कोशिका में होती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रक्त समूह के खोजकर्ता हैं। देखिए रक्त समूह के खोजकर्ता किसने किया था रक्त समूह की खोज, तो आपको बताना है लैंडस्टीनर यानी कि कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। कौन कौन से ब्लड ग्रुप की खोज की थी, तो ABO ब्लड ग्रुप की खोज की थी। वहीं पर रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। देखिए दोनों एंटीबॉडी की जब बात यहाँ पे आती है तो आपको बताना है O ब्लड ग्रुप, यानी कि O ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। अच्छा, उसके अलावा अगर यहाँ पर पूछा जाए कि किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी पाई ही नहीं जाती है, तो भाई कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी कि AB ब्लड ग्रुप। AB ब्लड ग्रुप जो आपका होता है उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, और जो दोनों जिसमें पाई जाती है वो ब्लड ग्रुप हो जाता है O ब्लड ग्रुप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। अभी तक एंटीबॉडी की बात की गई थी, अब यहाँ पर एंटीजन की बात कर रहा है। तो कौन सा एंटीजन नहीं पाया जाता, D यानी कि O। ठीक है, O में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है। देखिए मानव शरीर में जो लाल रक्त कण का निर्माण होता है वो ऑप्शन सी अस्थि मज्जा में होता है, यानी कि बोन मैरो में इसका निर्माण हम करते हैं। बोन मैरो इंग्लिश में इसे कहा जाता है। ठीक है, अच्छा तिल्ली क्या होता है, हमारे शरीर का ब्लड बैंक होता है। अगर हमारे शरीर का ब्लड बैंक कहा जाए तो आपको बताना है राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं या कणिकाएं कितने दिन तक जीवित रहती हैं। देखिए लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो जीवित रहती हैं 120 दिन तक, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। वहीं पर श्वेत रक्त कोशिकाएं की बात करें तो इसका जीवन काल 13 से 20 दिन तक होता है। प्लेटलेट्स की बात करें तो 3 से 5 दिन का होता है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है। देखिए लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होगी, अस्थि मज्जा में होगी, बोन मैरो में होगी। तो राइट आंसर आप लोग क्या बताएंगे, ऑप्शन बी बताएंगे। ठीक है, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए चैनल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं जो भी क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आती हूँ काफ़ी सिलेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आती हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप NTPC का फॉर्म डाले हुए हैं तो इस वीडियो को जरूर एक बार देखिएगा, आप सारे सीरीज़ देखिएगा, क्योंकि ये आपका 16 सीरीज़ है। ठीक है, 16 नंबर सीरीज़ हम आपको करा रहे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए हम लेकर आए हैं, तो एक बार वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है। देखिए लाल रक्त कणिकाएं जो होती है वो किस नाम से जानी जाती है, तो आपको बताना है क्या, ऑप्शन ए यानी कि इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानी जाती हैं। वहीं पर WBCs को हम क्या कहते हैं, तो ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। यहाँ पे जो एसिनोफिल्स दिया है वो WBCs के टाइप्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं,
जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया सबसे पहले कौन करता है? तो सबसे पहले प्रतिक्रिया कौन करता है? WBCs यानी कि ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले जीवद्रव की बात करें तो जीवद्रव की खोज किसने की थी? आपको बता देना है, पुरकिंजे ने जीवद्रव की खोज की थी, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का शमशान घाट कहलाता है। भाई RBC का शमशान घाट या कब्रिस्तान या ब्लड बैंक हम किसे कहते हैं? आपको बताना है, प्लीहा को कहते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? देखिए, जो एंटीबॉडी का मुख्य कार्य होता है वो किसके विरुद्ध होता है? संक्रमण के विरुद्ध होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं में कौन सा पॉलीसैकेराइड आरक्षित ईंधन का काम करता है? देखिए, पॉलीसैकेराइड आरक्षित ईंधन की जब बात आती है तो ग्लाइकोजन बता देना है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य को प्रतिदिन कितनी मात्रा में आयोडीन मिलनी चाहिए? भाई कितनी मात्रा में आयोडीन मिलनी चाहिए? आपको बताना है, डेली की मात्रा में अगर हम बात करें तो 80 ग्राम आयोडीन तो मिलना ही चाहिए। ठीक है, इसीलिए आपको कम से कम 80 ग्राम तो खाना ही खाना है आयोडीन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें निषेचन द्वारा भी और निषेचन के बिना भी जनन होता है? तो भाई ऐसे कौन से जीव हैं जिसमें निषेचन द्वारा भी होता है और निषेचन के बिना भी होता है? तो आपको बताना है कि मधुमक्खी, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो भाई आर्कियोप्टेरिक्स की जब बात आती है तो ये सरीसृप व पक्षी वर्गों के प्राणियों की श्रेणी है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, एरिस्टॉल की लालटेन किसमें होती है? तो एरिस्टॉल की लालटेन किसमें हो जाएगी? भाई समुद्री एनीमोन में। ठीक है, समुद्री एनीमोन, राइट आंसर ऑप्शन बी। तो बी को एकदम राइट बना लो। नेक्स्ट है, किस वनस्पति तेल का उपयोग वाटरप्रूफ कपड़ा तैयार करने में किया जाता है? तो भाई कौन सा तेल का यूज करते हैं? कुसुम का। कुसुम प्लांट का तेल हम यूज करते हैं वाटरप्रूफ कपड़ा यानी कि क्लॉथ बनाने में। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन के सामने है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को मालूम होना चाहिए। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सी है? आपको बताना है एसिटिलीन है, इसलिए राइट आंसर क्या बताएंगे आप लोग? ऑप्शन ए बताएंगे। ठीक है, वहीं पर एथेन की जब बात हम करते हैं तो जिसका सूत्र क्या बताएंगे? C2H6, ये एथेन का सूत्र होता है। ये हाइड्रोकार्बन है जो मेथेन के बाद दूसरा सबसे सरल अल्केन है और इथेन का मुख्य कार्य रासायनिक कच्चा माल के रूप में है जिसका उपयोग एथीन को बनाने में किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। वहीं पर अगर हम बात करते हैं क्या कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो इसका सूत्र होता है CO। ओके, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। और शुष्क बर्फ भी कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को। लास्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के सामने, इन सभी क्वेश्चंस को देखने के बाद आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है जिसका आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी को इसका आंसर देना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।